अच्छा, तो कल वाली चीजें हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। जैसे हमने बात की थी एक्स और वाई की, कि किस तरह मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि किस तरह की एक इनपुट आपका जाहिर करता है और एक आउटपुट जाहिर करता है। मतलब हम ये दो लेटर्स यूज करते हैं बताने के लिए कि एक जगह हम एक नंबर डाल रहे हैं और एक जगह हम नंबर निकाल रहे हैं। और फिर हमने बात की थी कि किस तरह हम एक्स को आइसोलेट करके जो हम वैल्यू वाई की निकाल सकते हैं, मतलब आउटपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर हमें आउटपुट की वैल्यू दी हो तो हम एक्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारी कल की जनरल डिस्कशन हुई थी। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये है, हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, रीऑर्गेनाइज जो है ना हम करेंगे आज इक्वेशंस आपकी अलजेब्रा की। और इसकी वजह ये है कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लें। आपके पास कोई भी चीज़ बिखरी हुई पड़ी होती है, अच्छी नहीं लगती ना। जब आप मतलब आप सफाई वगैरह क्यों करते हैं? ताकि चीज़ें जो हैं एक तो आपकी ज़्यादा एक्सेसिबल हो, मतलब आपको ज़्यादा टाइम ना लगे ढूंढने में। आप चीज़ों को ऑर्डरली रखते हैं। मसलन अगर आप कपबोर्ड है तो आप उसमें एक साइड पे प्यालियाँ रखेंगे या एक साइड पे कप्स रखेंगे, या कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है, कहने का मकसद, और अच्छा भी लगता है। इसी तरह जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम इक्वेशंस में भी रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, और इसी की यही मेन रीज़न है कि जो है ना एक तो वो अच्छा भी लगता है और आसानी से भी हो जाता है। ठीक है, इसकी आपको मैं एक मिसाल ये दे सकता हूँ। और अक्सर याद रखिए ये वाला जो अभी हिस्सा हम पढ़ेंगे ये आपका पॉलिनोमियल्स के साथ ज़्यादा रिलेटेड है, जिसमें लाइक टर्म्स की हम बात करते हैं। जब आपके पास जिस तरह मैंने आपको कल बताया था ना कि हमने एक्स और वाई की बात की थी। ठीक है, ये तो आपके वेरिएबल्स हुए ना। मगर अगर इनके साथ हम कोई नंबर डाल देते हैं, लेट्स से 2, ठीक है, या 4, ये आपके कोफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह सॉरी इसी तरह अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक्स प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3x हो जाए। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आप सॉरी यहाँ जो है आपका मतलब 2 कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है। मगर एक और चीज़ जो नोट करने की ये है मैथमेटिक्स में, कि जब भी हम कोई अकेला लेटर लिखते हैं, जिस तरह हमारे पास ये x है, इधर एक्चुअली एक 1 छुपा हुआ है जो हम मेंशन नहीं करते। ये एक वैसे एक अजीब सी प्रैक्टिस है, मगर ये मैथ्स में फिलहाल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इवन जो y है जो है ना, वो भी अगर मतलब खाली y है, इसके आगे एक्चुअली 1 है। अब इसको हम मेरा जहाँ तक ख्याल है इसको हम इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज आएगी। ठीक है, मसलन अगर इधर 1x की वैल्यू हम 2 डाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी। सही है, मगर अगर हम 2x के साथ कोई भी वैल्यू डाल दें, मसलन 3 डाल देते हैं, ठीक है, तो वो फिर आपके पास डिफरेंट आएगी। ठीक है, वो 6 आएगी मिसाल के तौर पे, क्योंकि 2 टाइम्स 3 6 हो जाता है। मगर अगर यही 3 अगर हम इधर डाल देंगे तो हमारे पास भी वो एज इट इज 3 आ जाएगा। तो इसकी रीज़न जो है मेरे साथ मतलब मेरे हिसाब से सॉरी ये है कि हम इसको मेंशन नहीं करते इस नंबर को, नंबर 1 को। और दूसरा, आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग्स भी नहीं होती। एक एक्स्ट्रा नंबर आप ना लिखें तो आपसे काफ़ी टाइम बच जाता है। और यही आज हम रीऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक्चुअली टाइम बचाते हैं जब हम सारी इक्वेशंस को प्रोसेस कर सकते हैं। ये आपको याद रखिए कि जीडी में आपको शायद रीऑर्गेनाइजेशन करने की ना ज़रूरत पड़े अनलेस वो लफ्ज़ यूज़ करें सिंप्लीफाई। ठीक है, जब भी वो सिंप्लीफाई की बात करेंगे आपने रीऑर्गेनाइज कर देनी है। बेसिकली ये इसका मतलब ये आप समझ लें कि रीऑर्गेनाइज जो है ना आपने करना है। ठीक है, तो पहली बात तो हम रीऑर्गेनाइजेशन की कर लें कि पहले मतलब ये समझने कि एक्चुअली इसका किस तरह फ़ायदा है। ठीक है, अभी मैं आपको ये आपको एक अच्छी एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस, ठीक है, एक्स कर देते हैं प्लस एक्स कर देते हैं और इक्वल्स वाई। ठीक है, और उसमें आपको कह दें कि भाई वाई जो है आप मतलब एक्स की जो वैल्यू है, जो इनपुट वैल्यू है वो आपने 4 डालनी है। सही है, तो आप क्या करेंगे? आप
फोर को ऐड करेंगे, ठीक है, फिर एक और फोर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब वो एट हो जाता है, फिर एक और फोर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब आप गिनेंगे, मसलन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपका 12 आ गया, ठीक है। सॉरी, ये इसको मैं जरा, ये आपके पास 12 आ गया, ठीक। मगर अगर आप चाहें, अगर आप इसको रीऑर्गेनाइज करें, ठीक है, अभी जो मैंने लाइक टर्म्स की बात की थी पॉलिनॉमियल्स में, उसमें ये होता है ना कि जब कोई वेरिएबल एक जैसा हो तो आप उसका कोएफिशिएंट ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने बात की थी ना, इधर एक वन हिडन है, यहाँ भी एक वन हिडन है, यहाँ भी एक वन हिडन। तो 1, 2, 3, 3 इसका मतलब है कि हम इसको, क्या हम कह सकते हैं कि हम इसको 3x लिखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा एक्स 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 लिख के और वो 4 4 4 डालने की जगह, क्या हम इसको कह सकते हैं, हम इसको 3x को ऐड कर देते हैं और 3x लिख देते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स है ना, x और x के साथ मिलता है, बिल्कुल एक ही जैसे हैं, और ये जो वंस हैं इनके साथ ऐड हो जाते हैं। तो इन दिस केस आपके पास इक्वेशन आ जाती है 3xy। अभी आप देखा जाए तो इसमें और, एक मिनट, इसमें बड़ा फर्क है, मतलब शक्ल के लिहाज से तो ये तो बड़ा डिफरेंट लगता है ना, मतलब 3x इधर है हमारे पास, और यहाँ 3x इक्वल्स वाई, और यहाँ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इक्वल्स वाई है। मगर मजे की बात ये है, आंसर आपका सेम आएगा, और वो भी कम एफर्ट में। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि x 4 है, तो हम x को 4 डाल देते हैं, तो 3 इसी इक्वेशन में हम डाल रहे हैं इधर, 3x हमारे पास 4 है इक्वल्स y, ठीक है। और जो आंसर हमारे पास 12 आया था, तो 3 टाइम्स 4 हमारे पास क्या आता है, 12। तो आंसर तो आपके पास सेम है, और मुझे इतनी लंबी गिनती करने की भी जरूरत ना पड़ी, मतलब 4 को ऐड किया, फिर 4 के साथ 8 हुआ, 8 को ऐड किया 4 के साथ, फिर 12 निकाल दिया, मैंने इधर सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कर दिया। तो यही मेन मकसद है, रीऑर्गेनाइज करना आपकी इक्वेशंस को, ठीक है। अगेन मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हर टाइम रीऑर्गेनाइज करनी नहीं पड़ेंगी, वो आपको खुद बता देंगे, और आपको अक्सर जो उन्होंने ऑप्शंस दी होंगी आंसर्स में, उससे ही आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ नहीं, इस तरह की मैंने इक्वेशन बनानी है। वो कह देंगे सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, और आपको इक्वेशंस लिस्ट में डाल देनी है, तो आपने इस तरह ही रीऑर्गेनाइज कर देना है, और जो है ना, मतलब उधर बेसिकली आपको सिंपल हो सकता है आंसर वो ये हो, ठीक है, या वो आपको एक्स की वैल्यू बता देंगे और कह देंगे सिंप्लीफाई करें, तब आपने रीऑर्गेनाइज करके एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है, जो आपका ये इधर है। और इवन अगर आप ना भी सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और ऐड कर दें 4 4 4, तब भी आपके पास आंसर सही आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इवन अगर आपकी एज सच कोई प्रैक्टिस ना हो, थोड़ी बहुत समझ हो, आप फिर भी जो है ना गलती नहीं कर सकते, बस ये कि टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आपकी एक टिप्स एंड ट्रिक ये हो सकती है कि आप बेसिकली इक्वेशन को रीऑर्गेनाइज करें। बहरहाल हमने इसको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अलजेब्रा की, वो ज़्यादा जो है ना ज़्यादा गहरी हो जाती है, हमें ज़्यादा डीप हो जाती है, हमें मतलब डीप नॉलेज चाहिए ना बेसिकली। अच्छा, तो अब हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन। अब रीऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सिंप्लीफाई आप ये वाली इक्वेशन करें, सॉरी मेरा मतलब सिंप्लीफाई आप ये वाली इक्वेशन करें। अच्छा, जो नॉर्मल मेथड आप यूज़ करेंगे, आप वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जिस तरह आप करते हैं कि आप ऊपर से नीचे और नीचे से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनको आपस में एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। मगर इसको एक ज़्यादा आसान तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, मतलब इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब आप रीऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं कि इन दिस केस, ये आप कह दें वन ऑफ द रूल्स हैं आपके पॉलिनॉमियल्स के, इसको हम पावर रूल कहते हैं। मैं आपको अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी एक पूरी एक पिक्चर भेज दूंगा जिसमें सारे वो रूल्स जो हैं समराइज्ड हैं। आपके आई बिलीव आपके जो जीडी फॉर्मूला बुकलेट है उसमें मौजूद हैं पावर रूल्स, कि बेसिकली पावर्स के साथ हम अभी आप परेशान हो जाइए भाई इधर हम पावर्स की क्यों बात करें। उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली आप कोई भी फ्रैक्शन हो, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मतलब अलजेब्रा में कोई भी फ्रैक्शन हो,
ठीक है, जो वेरिएबल के ऊपर है, मतलब 2/x है, इसको आप एक्चुअली 2 - x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो -x जो हमने डाला हुआ है, इसका ही मतलब है कि जिस तरह हमने बात की थी ना कि वेरिएबल्स के आगे एक 1 छुपा हुआ है, तो इसकी पावर भी जो है ना, सॉरी पावर इधर आ रही नहीं है, तो इसकी पावर भी छुपी हुई है वो ऊपर इधर 1 पे। मतलब एक्चुअल चीज़ जो है वो हमारे पास ये है, इधर 1 है आपका कोएफिशिएंट, और इधर पावर है आपकी 1। ठीक है, मतलब अगेन हम ये मेंशन नहीं करते क्योंकि वो उसका कोई 1 का कोई ऐसा कोई खास वैल्यू नहीं है, मतलब वो एज इट इज चीज़ आ जाती है। मगर इधर हम क्यों -1 लिख रहे हैं, हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्चुअली जो है x जो था वो एक्चुअली नीचे था 2 के। ठीक है, जब हम इसको ऊपर ले आए तो उसके ऊपर -1 आ गया। ठीक है, ये -1 बन गया क्योंकि x जो है अपनी जगह छोड़ के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको, इन दोनों टर्म्स को 2/x सब्ट्रैक्टेड बाय 5/x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 - 1, सही है, सब्ट्रैक्ट बाय 5 -1, सही है, और इक्वल्स टू y। अगेन इधर अभी x की मैं वैल्यू डाल रहा नहीं हूँ, इधर हम सिंपली और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा फोकस ही सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन में। तो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास x बिल्कुल एक जैसे हैं, और इसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं जिस तरह पीछे अभी हमने बात की थी। तो इन दिस केस हम वेरिएबल जो है वो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास -5 है और -2 है। और मैथ्स में जब हम उल्टी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो जो नेगेटिव नंबर अगर बड़ा हो तो उसका साइन रह जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो 2 सब्ट्रैक्टेड बाय 5, मतलब हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास -3 रह जाएगा। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट, और जो x जो है नेगेटिव पावर्स के साथ, ठीक है, इनकी जो पावर्स है ना वो आपकी एज इट इज रहेंगी। ठीक है, मतलब उनको आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दिस केस जो आपकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस इक्वेशन की, वो -1 x हो जाएगी, -3 x टू द पावर ऑफ -1 इक्वल्स टू y। ठीक है, मतलब ये आपके पास आप कहते हैं आंसर जो है ना आपका आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एक और चीज़ ये है कि आप इवन इसको अगर आप ये अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है तो आप इवन ये भी कर सकते हैं कि इसको आप लिखते हैं, मतलब अपनी जो है ना, मतलब इसका बेसिकली मतलब यही है कि ये -3/x, मतलब आप इस तरह भी, मतलब इसका एक ही है, आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह आंसर आया हुआ है, तो आप इनमें से कोई एक जो है ना, मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है ना वो आपके पास सही है। मगर मेन चीज़ जो है आपकी वो ये है कि जब भी आप पावर्स को, ये अगेन ये पॉलिनॉमियल्स का एक पावर रूल है, जब आप पावर्स को ऐड तब करते, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते, आप उसको एज इट इज रखते हैं अगर उनके बीच जो है नेगेटिव साइन हो। ठीक है, अ, जिस तरह इधर हमारे पास नेगेटिव साइन है, अगर प्लस साइन भी होता ना, तो इन दैट सेंस ये भी हमारे पास मतलब सॉरी 5 6 6 7, ये हमारे पास 7 आ जाता ना, सॉरी ये गलत हो गया मुझसे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 आ जाता है एज इट इज। ठीक है, अगेन इधर 7, इधर आप 7 डाल दें, मतलब नेगेटिव साइन गया, नेगेटिव साइन गया, इधर भी आप इसको एज ए 7 लिख दें। ठीक है, वो एज इट इज आ जाएगा, कहने का मकसद ये है। मतलब ये चेंज नहीं करता है नेगेटिव और पॉजिटिव, जो एक्चुअली इस चीज़ चेंज करती है वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। अगेन ये मैं आपकी आसानी के लिए और आपकी तसल्ली के लिए मैंने ये इस तरह लिख दिया फ्रैक्शंस में। तो इवन आपने इधर साइन चेंज कर दिया, आपका जो ये जो वेरिएबल वेरिएबल है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब 7/x होगा या 7 x⁻⁻1, जिसका एक ही मतलब है कि x जो था हमारे नीचे था। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आपकी टर्म्स में जब प्लस या माइनस का साइन आएगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वेरिएबल को, मतलब जो आपके पास x होता है या y होता है या z होगा या a होगा या b होगा या c होगा। ठीक है, मतलब वो कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। पॉलिनॉमियल्स में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई आपने एक्स वाई यूज़ करना है, मगर वो ज़्यादा कॉमन है।
तो आपको अभी अभी जो एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ मिसाल के तौर पे, लेट्स से वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x, ठीक है। चलिए सिर्फ हम ऐड कर देते हैं 5x, ठीक है, और इक्वल्स टू y, ठीक है। हमने नीचे फ्रैक्शंस में x डाले थे ना, तो हम नीचे ये फ्रैक्शंस में x डाल देते हैं। अब जो है ना, अब हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। वो इस सेंस में है कि अगेन हमें इसको कोई लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपली रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मगर इधर जो है आपके पास x जो है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर भी आपके पास x के जो है वो x के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इन दिस केस आप क्या करेंगे? जब आपके पास डिवीजन का साइन होता है ना, तो आपका मतलब है कि आपने सब्ट्रैक्शन का साइन जो है ना यूज करना है। मतलब बेसिकली आपने दो नुक्ते हटा देने हैं, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन बन जाता है। मतलब ये एक तरीका है याद करने का इस रूल को। तो इन दिस केस आपके पास, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो x है हमारे पास इधर, इसकी एक्चुअली पावर 1 है ना, और इस x की भी पावर नीचे 1 है, ठीक है। मतलब इसको ऊपर तो नहीं लाया, अगर ऊपर लाते तो फिर उसकी नेगेटिव 1 हो जाती। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर 1 है, सॉरी 1 है, और नीचे भी 1 है, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आपके पास आंसर आ जाता है? 0। हाँ, अब ये एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है। अगर आपके पास x⁴ 0 हो जाए तो क्या आता है आपके पास? वो 1 ही आ जाता है, ठीक है। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपके पास x⁴ 1 होता तो वो फिर x ही रहता, ठीक है। या x⁴ 2 होता तो वो अब आगे हम मजीद एग्जांपल्स में देखेंगे, तो वो x2 ही रहता, ठीक है। मतलब उसको कोई मसला नहीं है। मसला तब आता है जब हमारे पास पावर 0 हो जाती है, ठीक है। उसका ये मतलब है कि x जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे मैं एक मिनट जरा इसको बता दूं। इसको मैं दोबारा ही लिखना पड़ेगा। तो अब आपने देखा है कि x और x दोनों की हमने पावर्स जो है 1 सब्ट्रैक्ट की, तो 1 आ गया, ठीक है। फिर तो इसका मतलब है कि आपके पास 1 आ गया ना। और इसी तरह 5 में भी यही हिसाब होगा, 1। तो इन दैट केस आपके पास जो आंसर है वो 2, मतलब इसमें 1 डाल दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, जो 1 के साथ केस है, और y आ जाएगा। और इसको आप मज़ीद सॉल्व कर दें तो आपके पास एक्चुअली आंसर यही आता है, सॉरी 6 7 है, 7 7 इक्वल्स वाई। ये एक्चुअली इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह इसको हम मज़ीद और इंटरेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको हम मज़ीद और इंटरेस्टिंग कर देते हैं इस तरह के हम अच्छा, अकेले एक्स की जगह लेट्स से अगर हमारे पास पावर 2 होती और यहाँ भी पावर 2 होती, फिर हम क्या करते हैं? सही है। तो आपने ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। पहला जो मतलब जो प्रॉपर सब्ट्रैक्शन का जो रूल है इधर, तो आपके पास 2 - 1 जो पावर है वो आपके पास क्या आ जाती है? 1, a की पावर, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था कि अगर x की पावर 1 है तो वो एज इट इज़ x ही आ जाता है, ठीक है। अनलेस कि वो 2 3 4 5 आ जाए, तब आप मेंशन कर देते हैं कि इसके पास 2 है या 4 है या 3 है या 5 है। तो इन दिस केस आपने क्या करना है? आपने इसको बस लिख देना है 2x और 5x इक्वल्स y। ठीक हो गया? चलें इसको मज़ीद पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेट्स से हम इधर पावर हमारे पास चलें 4 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास पावर्स अब 4 है, अब ज़्यादा हो गई हैं। तो 4 - 1 कितना होगा हमारे पास? 3। तो आपके पास पावर वही 3 आ जाएंगी। और आप मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। और लाइक टर्म्स का यही असूल है कि जब एक जैसी हों टर्म्स तो आप उसके कोएफिशिएंट ऐड कर देते हैं। तो इन दिस सेंस हमारे पास 7, ठीक है। मतलब 2 + 5, वो तो हम ऐड कर देंगे क्योंकि वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स एज इट इज रहेंगे क्योंकि प्लस वाला साइन जैसा मैंने आपको बात की है, अनलेस कि आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप फिर चेंज करते हैं वेरिएबल्स। अदरवाइज जब वो ऐड हो रहे हो बीच में वेरिएबल्स, तब आप एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है। मतलब जो पावर्स हैं आपकी, और ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। सही हो गया। अच्छा, एक और जो लास्ट चीज़ है, मतलब इसको वाइंड अप करने से पहले अभी हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ भी आएंगे। तो लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ टू आ जाता है नीचे, ठीक है। अगेन मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ, ऐसे पहले देते रहेगा। अच्छा, इधर तो हम अभी सिर्फ पावर्स के साथ खेल रहे थे ना। लेट्स से अगर हमारे पास नीचे हम वेरिएबल चेंज करते हैं, हम टू डाल देते हैं, ठीक है, और इधर हम फाइव डाल देते हैं, सही है। तो ये तो नॉर्मल डिवीजन जो होती है, ये तो हम सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी हम सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे थे, सिर्फ ही सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने कोएफिशिएंट को नहीं छेड़ा था, हालांकि कोएफिशिएंट को हमने बाद में नॉर्मली नंबर्स की तरह सॉल्व कर दिया था। जैसे हमने कहना लाइक टर्म्स हो तो वो सिंपल ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा आपके सामने मैंने किया है। तो लेट्स से अगर हम इन्हें वेरिएबल्स भी दे देते हैं साथ में नीचे ही वाले को, तब आप क्या करेंगे? आप इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे, ठीक है। मसलन टू वन ज़र टू हो जाता है, और फाइव वन ज़र सॉरी फाइव हो जाता है। और जो आपने पिछला जो सॉल्व किया था, मतलब एक्स को हमने फोर को सब्ट्रैक्ट किया वन से, जो हमारे पास पावर थ्री आ गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह ही लिख देंगे, थ्री प्लस थ्री इक्वल्स वाई। और इसको आप मज़ीद सॉल्व कर दें, अगेन लाइक टर्म्स हैं तो हम इनके जो वन छुपे हुए हैं वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टू पावर थ्री आ जाएगा और वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह ही आपने इसको इस तरह सॉल्व कर देना है। अब एक और जो चीज़ माइंड में रखने की ज़रूरत है कि लेट्स से अगेन मैं आपको हर सिनारियो तो ज़ाहिर बात है सॉरी मुझे आपको बताना होगा। तो लेट्स से ये जो हमने नीचे वेरिएबल्स ऐड किए हैं, ठीक है, ये जो वेरिएबल्स हमने टू और फाइव ऐड किए थे, सॉरी, अच्छा इनको छोड़ के लेट्स से अगर हम वेरिएबल्स सॉरी पावर जो है हम स्विच कर देते हैं, ठीक है। वो वेरिएबल्स वैसे मैंने हटा दिए, वो एज इट इज ही चलेंगे जिस तरह आते हैं, अब नॉर्मल नंबर्स डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम लेट्स से पावर फ्लिप कर देते हैं, यहाँ हम लेट्स से फोर डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ हम टू डाल देते हैं। सही हो गया। तब आप क्या करेंगे? आपने वही काम करना है, ये इसका वन लेना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब ऊपर से नीचे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वन सब्ट्रैक्ट बाय फोर, और जैसा मैंने कहा था उल्टी गिनती में क्या आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव थ्री आ जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, पिछली वाली मिसाल की जगह हमारे पास अब नेगेटिव में पावर है, ठीक है। तो नेगेटिव थ्री इधर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको करें, दैट इज वन सब्ट्रैक्ट बाई टू, आपके पास नेगेटिव वन आ जाता है, ठीक है। और फाइव एक्स टू द पावर नेगेटिव वन, वाई। ये बीच में नेगेटिव वन। तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं इवन, मैंने कहा था ना बात तो एक ही है आपके पास, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मगर क्योंकि अब ये लाइक टर्म्स नहीं रही, सही है, क्योंकि अब ये लाइक टर्म्स नहीं रही, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते ना। मतलब ये नेगेटिव टू द पावर नेगेटिव थ्री है, और ये एक्स जो है टू द पावर ऑफ नेगेटिव वन है, तो इनकी आपस में नहीं लगती, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, या इस तरह आप छोड़ दें, ठीक है। या आप इसको जैसा ही इधर नीचे दिया हुआ है ऐसा छोड़ दें, सही है। इधर मैं शायद फिट ना आया हूँ, मैं ज़रा इधर लिख देता हूँ, एक्स टू द पावर ऑफ थ्री, ठीक है। और ये एक जैसी नहीं है, अनलेस कि ये नेगेटिव थ्री होता, तो हम इन दैट केस फिर जो है ना हम नेगेटिव थ्री ही रख देते और इन दोनों को ऐड कर देते, जो हमारे पास सिक्स सेवन आ जाता है, ठीक है। मगर क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं है, वो एक जैसे नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। सॉरी, इधर मैंने फिर नेगेटिव साइन डाल दिया, ठीक है। ठीक है, मतलब वैसे हम वन लिखते ही नहीं, आपको पता है। तो हम इस ये भी सही है, ठीक है, और ये भी सही है।
बस आपने ये याद रखना कि ये बस दो डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज को लिखने के लिए। इसको आप गौर से एक दफा पॉज करके देख लें, समझ लें। तो इसी तरह आपकी पावर्स जो है ना, आप इनके साथ खेलते हैं। ठीक है। तो यही रूल, बस जो जो सॉरी, जो ख्याल रखने वाली चीज है वो आपकी सिर्फ वेरिएबल्स हैं। ठीक है। उनको आप ऐसी नॉर्मल नंबर्स की तरह आप करते हैं, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, जिस तरह भी है। मगर जब वेरिएबल्स आ जाए ना बीच में, जब ये एक्स वगैरह आ जाए ना, तब थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। आपने उनको पहले उनके साथ डील करना होता है, और फिर आप बाद में जो है ना एक्सपोनेंट के साथ डील करते हैं। अनलेस, सॉरी, एक्सपोनेंट कह रहा हूँ, कोएफिशिएंट के साथ डील करते हैं, जो साथ वाला नंबर है। अनलेस उसके नीचे एक नंबर है जो ऑलरेडी आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। मतलब इन दिस सेंस, अगर 4 हमारे पास नीचे होता, तो 2 1 are 2, और 2 2 are 4 हो जाता। ठीक है। तो ये x, इन दिस केस अगर हम देखा जाए तो हमारे पास x -3 हो जाना था। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पास जो जो 2 है वो इसके साथ ना होता, फिर वो 1/2 x टू द पावर ऑफ 3 हो जाता है। ठीक है। -3, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 x टू द पावर ऑफ 3। मतलब कहानी वही आप देख सकते हैं। सॉरी, दो डिफरेंट है। ये आपने आइडेंटिटीज जो है ना, इसको एक दफ़ा आराम से सुकून से समझ लेनी है। ये सिर्फ डिवीजन के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है। इसी मैंने वो पहले नहीं कराया आपको। मैंने कहा आपको पहले इस जो मुश्किल वाला पार्ट है इससे पहले कर देते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। मतलब हमने काफ़ी डिटेल में डिवीजन पढ़ लिए। कल हम मल्टीप्लिकेशन को हाथ लगाएंगे, और जो मज़ीद चीज़ें जो है जो है ना, हमारे जो आगे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस वगैरह हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा चैट में। और होपफुली आज की आपको वीडियो जो है ना फ़ायदेमंद हो।